हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे साइंस 2 में नया लेसन नंबर 6। आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। यस, लेसन कक्षा 10वीं, विषय विज्ञान 2, पाठ क्रमांक 6। पाठ का नाम है प्राणियों का वर्गीकरण। आइए, प्राणियों का वर्गीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे प्राणी जगत का आधुनिक वर्गीकरण, असमपृष्ठरज्जु प्राणियों का वर्गीकरण, समपृष्ठरज्जु प्राणियों का वर्गीकरण और उसके स्वाध्याय के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। अध्ययन के घटक है आज हमारा प्राणी वर्गीकरण का इतिहास, प्राणी वर्गीकरण की नई पद्धति, प्राणी जगत सृष्टि, समपृष्ठरज्जु प्राणी और असम पृष्ठरज्जु प्राणी। चलिए हम थोड़ा सा याद करते हैं पहले की बातें। सजीवों का वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से निष्कर्षों का उपयोग किया जाता है, और दूसरा वनस्पतियों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी 9th में पढ़ लिया है, वनस्पतियों का वर्गीकरण, उसी के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे सजीवों के वर्गीकरण के लिए कौन कौन से। तो जैसा कि हम जानते हैं सजीव मतलब जिसमें जीव होता है, तो उसकी वर्गीकरण के लिए हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ती है। सजीव का वर्गीकरण उनके मूलभूत गुणधर्मों के आधार पर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए उनके केंद्रक की उपस्थिति, हमें यह देखना है कि उस सजीव के केंद्रक की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है। सजीव एक कोषीय है या बहुकोषीय, ये हमको देखना है। उस सजीव में कोशिका भित्ति है या नहीं। अभी कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति केवल वनस्पतियों में पाया जाता है, प्राणियों में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति वह घटक होता है जिसके वजह से वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाती है, और जो कि मनुष्य परपोषी है, मनुष्य दूसरे पर निर्भर, इसलिए मनुष्य में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर हमें देखना है कि सजीवों की पोषण की पद्धति कैसी है। सजीव जो भोजन करते हैं वो किस तरह से करते हैं, क्या वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं या तो दूसरे सजीव पर निर्भर होते हैं। तो इन सभी के माध्यम से, इन सभी निष्कर्षणों के माध्यम से हम सजीव का वर्गीकरण करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि वनस्पतियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो वनस्पतियों का वर्गीकरण के लिए 5 मूलभूत बातें हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए वनस्पतियों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके लिए 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि वनस्पति में अंग है या नहीं। अंग है इसका मतलब हमें ये देखना है कि उसका जड़, तना, फूल, फल है कि नहीं। कुछ ऐसी वनस्पतियां होते हैं जिनमें फूल फल नहीं होते हैं, केवल उनमें पत्तियां होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जड़ नहीं होता है। तो ये हमको देखना है कि वनस्पतियों में अंग है या नहीं। इस आधार पर हम लोग वनस्पतियों का वर्गीकरण करते हैं। दूसरा दिया गया वनस्पति में भोजन और पानी के संवहन के लिए स्वतंत्र संवाहक ऊतक का होना या ना होना। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनमें इस तरह का ऊतक पाया जाता है जो भोजन और पानी का संवहन करते हैं, और कुछ में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह वनस्पति का वर्गीकरण किया जाता है। अगला है वनस्पति का वर्गीकरण के लिए बीज धारण करने की क्षमता। कुछ ऐसे वनस्पतियां होते हैं जिनमें बीज होता है और कुछ ऐसे वनस्पतियां होते हैं जिनमें बीज नहीं होता है। तो ये हमको देख, तो इस तरह से हम उनका क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। चौथा दिया वनस्पतियों में बीज फल से आच्छादित है या नहीं। कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनमें फल होते हैं, कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जिनमें फल नहीं होते। तो इस तरह वनस्पतियों का वर्गीकरण किया जाता है। बीज में बीज पत्रों की संख्या, हमको ये देखना है कि उस वनस्पति में बीज पत्र है या नहीं, उसकी संख्या को हमको देखना है, एक है या दो। अगर एक है तो उसको अलग तरह से वर्गीकरण करेंगे, और दूसरा है तो उसको अलग तरह से वर्गीकरण करेंगे। ये तो हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है वनस्पति वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है आगे 9th में हम लोग का पढ़ा हुआ है कि अगर सजीव का वर्गीकरण हम लोग करेंगे तो एक होता है आदि केंद्र की और एक होता है दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में होता है जगत मोनेरा, जो छोटी छोटी वनस्पतियां होती है ना, वो होता है जगत मोनेरा। दृश्य केंद्रीय में होता है एक कोशी और बहुकोशी। एक कोश की जैसे आपको बगल में उदाहरण में दिख रहा है आपको डायग्राम में, एक कोश के मतलब अमीबा और बहुकोशी मतलब होता है हाथी। एक कोशी के में जगत में प्रोटिस्टा, और बहुकोशी सजीव में क्या होता है, कोशिका भित्ति युक्त होता है और एक कोशिका भित्तिहीन होता है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कोशिका भित्ति क्या होता है। कोशिका भित्ति वह घटक होता है जिसकी वजह से वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और कोशिका भित्तिहीन मतलब होता है जो प्राणियों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्राणी क्या होते हैं, दूसरे सजीवों पर निर्भर होते हैं। कोशिका भित्ति उसको 2 भागों में बांटा गया, एक होता है स्वयंपोषी। स्वयंपोषी मतलब होता है ऐसी वनस्पतियां जो अपना भोजन खुद बनाती हैं। एक होता है परपोषी, परपोषी में कवक, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कवक।
स्वयं कोशी का उदाहरण है वनस्पति जगत। तो इस तरह सजीवों का वर्गीकरण किया गया है। देख सकते हैं आप लोग, वही चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आदि केंद्र की है, दृश्य केंद्र की, आदि केंद्र की में मोनेरा, दृश्य केंद्र की में एक कोशी बहुकोशी, एक कोशी में फिर से इसका वर्गीकरण किया गया प्रोटिस्टा में। एक कोशिका का मतलब क्या होता है? ऐसे सजीव जिसके पास केवल एक कोशिका हो, और वो कोशिका का मतलब होता है ऐसे सजीव जिसके पास बहुत सारी कोशिका हो, जिनका संचलन, संवहन, हर चीजें क्या अलग अलग कोशिका पर निर्भर होती है। उसको दो भागों में कोशिका वृत्ति ये हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे प्राणियों का वर्गीकरण। अपने परिसर में विविध प्रकार के प्राणी देखते ही होंगे आप। जैसे कि अगर आप, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। समझो आप सुबह घर से स्कूल के लिए निकलोगे, और सुबह जब घर से आप निकलोगे तो घर से स्कूल तक आने तक के देरी में आपने कितने ऐसे प्राणियों को देखा होगा। अगर मैं निरीक्षण करूं तो जैसे कि हम क्या देखते हैं जनरली, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, पक्षी भी देखते हैं हम लोग। पक्षी मतलब जो उड़ता है, जैसे एग्जाम्पल तोता हो गया, कौवा हो गया, मैना हो गया। और उसी के रूप में हम लोग एक सबसे बड़ा प्राणी देखते हैं और वो होता है मनुष्य। तो आज हम लोग इस प्राणी के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जमीन पर रहते हैं, कुछ ऐसे प्राणी है जो जल और जमीन दोनों पे रहते हैं, कुछ ऐसे प्राणी है जो बहुत छोटे हैं, कुछ ऐसे प्राणी है जो बहुत बड़े हैं। देखते हैं हम लोग, कुछ प्राणी तो बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्राणी बहुत ही बड़े होते हैं, कुछ प्राणी जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो रेंगते हैं, कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो पानी में तैरते हैं अथवा हवा में उड़ते हैं। कुछ प्राणियों के त्वचा पे सलक होते हैं। सलक का मतलब होता है उनके पे चमड़ी जैसे होती है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपको तो मछली में देखो ऊपर एक सलक होता है। जब मछली को इसे काटते हैं तो उसके पहले उसको छीलते हैं, उसके ऊपर का जो सलक होता है वो निकल जाता है। कुछ की त्वचा पे परों का आवरण होता है, तो कुछ पे पंख होते हैं और कुछ पे क्या होते हैं, बाल होते हैं। पंख मतलब जैसे चिड़िया हो गई, बाल मतलब जैसे मनुष्य हो गए, भालू हो गया, ये बाल होते हैं। इस प्रकार से प्राणियों के संदर्भ में प्रचंड विविधताएं देखी जाती है। तो इस तरह देखा जाए ना तो हमारे इस धरती पर कम से कम लगभग 70 लाख प्रकार की प्राणियों की प्रजातियां मौजूद होंगी। अगर हम एक एक का निरीक्षण करने बैठेंगे तो ये हर एक के बारे में अध्ययन करना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। इनमें प्रत्येक प्रजाति का अध्ययन करना बिल्कुल असंभव है। परंतु यदि प्राणियों की समानता और असमानता के आधार पर समूह और उप समूह तैयार किए जाएं तो बड़ी संख्या में उपलब्ध प्राणियों का अध्ययन करना क्या होगा, अधिक आसान होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी प्राणियों को एक समूह में रखेंगे या तो उप समूह में रखेंगे। उनकी समानता और असमानता के आधार पर हम उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण क्यों करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वर्गीकरण करना जरूरी क्यों है। क्योंकि देखिए, प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है अगर हम, वर्गीकरण मतलब होता है अलग करना। अगर हम अलग अलग प्राणियों को अलग अलग तरह से रखेंगे तो उनका अध्ययन करना आसान होगा। किसी एक समूह के सीमित प्राणियों का अध्ययन किया तो समूह के सभी प्राणियों का अध्ययन हो जाएगा। यानी अगर समझो एक महीने, जैसे समझो कोई पंछी, उड़ने वाला पक्षी है, अगर हम लोग एक पक्षी के बारे में अध्ययन कर लेंगे तो सभी पक्षियों की वही समानता पाई जाती है। सभी पक्षी उड़ते हैं, सबके पास पंख होते हैं, सबके अंदर एक खोखली हवा होती है जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उड़ते हैं। कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो पानी में तैरते हैं। तो अगर एक प्राणी के बारे में हमने पढ़ लिया तो समझो सभी प्राणी उसके अंदर आ जाते हैं जो पानी में निवास करते हैं। तीसरा, प्राणी के उत्क्रांति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। हमें यह मालूम पड़ता है कि उस प्राणी का सबसे पहले स्टार्टिंग उद्गम कैसे हुआ था, उसकी आने वाली जनरेशन, उसकी उत्क्रांति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्राणियों को पहचानना आसान होता है, सबसे आसान। वर्गीकरण करने का सबसे अच्छा लाभ यही है कि प्राणियों को पहचानना आसान होता है, उसमें अचूकता आती है। हम ये देख पाते हैं कि मतलब कौन से प्राणी की कैसी विशेषता है, उनको पहचान सकते। अगला लाभ है प्राणियों का अन्य सजीवों के साथ होने वाले संबंध समझने में मदद होती है। फिर इस तरह हम समझ पाते हैं कि कैसे अन्य प्राणी एक दूसरे प्राणी से में संबंध बनाते हैं और किस तरह अन्य प्राणी दूसरे प्राणी पे निर्भर होते हैं। अगला वर्गीकरण का लाभ है प्रत्येक प्राणियों का अधिवास। अधिवास मतलब वो जहाँ रहते हैं। तो जो व्यक्ति पानी में रहता है उसका नेचर मालूम पड़ जाता है, जो व्यक्ति जमीन पर रहता है, जो प्राणी हवा में तैरते हैं। इसी तरह प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है, प्रकृति में उनका निश्चित स्थान समझने में मदद मिलती है। अगला लाभ है प्राणियों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन की जानकारी प्राप्त होती है। अनुकूलन मतलब होता है किस मौसम में जीते हैं। सबसे बड़ा प्राणी, हम केवल जानवर की बात भी कर रहे हैं यहाँ प्राणियों में, हम भी एक प्राणी है, मनुष्य भी एक प्राणी है जिसके पूर्वज कहीं ना कहीं बंदर ही रहे हैं।
तो उनके लिए भी यही सब लागू होता है, उनको भी आसानी मिल जाती है वर्गीकरण के लाभ से। वर्गीकरण का लाभ करना आसान होता है, ये तो आपने पढ़ लिया है। वर्गीकरण का अध्ययन करना आसान होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आगे हम पढ़ेंगे प्राणी वर्गीकरण का इतिहास, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहीं से हमारा पाठ आगे बढ़ता है। अलग अलग अध्ययनकर्ताओं ने समय समय पर प्राणियों का वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया। अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने, अलग अलग अध्ययनकर्ताओं ने ये जरूरी समझा कि हम क्यों ना क्यों प्राणियों का वर्गीकरण करें, क्योंकि लाखों प्राणी पाए जाते हैं ना, हर एक प्राणी का अध्ययन करना असंभव है। इसलिए ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल, इन्होंने सर्वप्रथम, सबसे पहला जो दार्शनिक था अरिस्टोटल, जो ग्रीक का रहने वाला था, उसने सर्वप्रथम प्राणियों का वर्गीकरण किया। ग्रीक दर्शन अरिस्टोटल, थियोफ्रास्ट, प्लिनी, जॉन रे और लियनस, इन्होंने क्या किया, प्राणी का वर्गीकरण उनके शरीर के आकार पर किया, उनकी आदतों पर किया तथा उनके अधिवास पे किया। इसलिए इस पद्धति का नाम रखा गया कृत्रिम पद्धति। फिर आगे धीरे धीरे और बहुत सारे प्राणियों की खोज हुई और बहुत सारे प्राणी मिले। तब उस समय एक नया अध्ययनकर्ता डॉक्टर भजेंस्की और मेयर, इन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण किया शरीर रचना संबंधी गुणधर्म पर, उनकी कोशिकाओं पर, उनके गुणसूत्र पर किया। उनके गुणसूत्र कैसे होते उस पर नहीं, जैव रासायनिक गुणधर्म पर किया। और इस पद्धति का नाम उन्होंने क्या रखा, प्राकृतिक पद्धति, उत्क्रांति पर आधारित पद्धति, उत्क्रांतिवाद पर आधारित पद्धति। तो ये डॉक्टर भंजेंस्की और मेयर ने किया। तो दो पद्धति हो गई है, कृत्रिम पद्धति जो अरिस्टोटल ने किया, और दूसरी होगी प्राकृतिक पद्धति। एक नई पद्धति लागू हुई, वो है पारंपरिक पद्धति। पारंपरिक पद्धति का मतलब क्या होता है, पारंपरिक पद्धति का मतलब होता है कि उनमें मेरुदंड है या नहीं, मेरुदंड का मतलब उनमें रीढ़ की हड्डी है या नहीं, इस आधार पर क्या किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया। तो कुछ ऐसे प्राणी हैं जो धरती पर रहते हैं जिनमें मेरुदंड पाया जाता है, और कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनमें नहीं पाया जाता है। आगे प्राणी वर्गीकरण की पारंपरिक पद्धति। पारंपरिक पद्धति अनुसार प्राणियों के शरीर में आधार देने वाले पृष्ठरज्जु जैसा कि मैंने आपको बोल दिया रीढ़ की हड्डी नामक का एक अवयव होता है या नहीं है, इस मुद्दे के आधार पर प्राणी जगत को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है असम पृष्ठरज्जु, जिसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, एक होता है सम पृष्ठरज्जु, जिसको बोलते हैं कॉर्डेट्स। ये असम पृष्ठरज्जु का मतलब क्या होता है, असम पृष्ठरज्जु प्राणी मतलब वे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और सम पृष्ठरज्जु प्राणी का मतलब होता है ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो असम में नहीं पाया जाता है, और सम पृष्ठरज्जु में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। आगे यस, असम पृष्ठरज्जु प्राणी की विशेषता है। असम पृष्ठरज्जु प्राणी के शरीर में पृष्ठरज्जु हेलो नामक सर, अवयव नहीं तो। यस सर, नीरज सर, यस सर। सर आपके माइक से ना कर आवाज आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है। जरा देखो, थोड़ा दूर रखो माइक, चाहिए तो, या पता नहीं क्यों आवाज आ रहा है, चेक कर लो एक बार। हाँ ठीक है, ओके सर, कैन आई कंटिन्यू सर? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। यस, असम पृष्ठरज्जु प्राणी क्या होते हैं? असम पृष्ठरज्जु प्राणी में पृष्ठरज्जु नामक अवयव नहीं होता है। पृष्ठरज्जु का मतलब होता है उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ग्रसनी में क्लोन छिद्र नहीं होते हैं, ग्रसनी मतलब उनके गले के पास ऐसा कोई छिद्र नहीं होता है जिसको क्या करे, श्वसन को अंदर बाहर कर सके। तीसरा पॉइंट, तंत्रिका रज्जु की एक जोड़ी होती है, वो भी कैसी होती है, ठोस होती है। आगे चौथा पॉइंट, शरीर के पृष्ठ स्थल में हृदय होता है। पृष्ठ स्थल मतलब होता है नीचे पीछे की तरफ, उनके ये जो असम पृष्ठरज्जु प्राणी होते हैं ना, इनके पीछे की तरफ हृदय होता है, और हम सम पृष्ठरज्जु प्राणी है, हमारे आगे की तरफ हृदय होता है। इन्हें 10 संघों में वर्गीकरण किया गया है। कितने संघों में? 10। और वे 10 संघ कौन से हैं देख सकते हैं हम लोग। असम पृष्ठरज्जु प्राणी को 10 संघ में वर्गीकरण किया गया है। पहला है आदिजीवी प्राणी, दूसरा है छिद्रधारी प्राणी। छिद्रधारी मतलब होता है ऐसे प्राणी जिनके शरीर में छेद होता है, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। तीसरा होता है आंतरगुहीन प्राणी, ये ऐसे प्राणी होते हैं जो पतले पतले से धागे जैसे होते हैं। चपटे कृमि प्राणी, चपटे मतलब बहुत, मतलब ये प्राणी ना बहुत चपटे जैसे होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं उदाहरण में जोक बोल सकते हैं उदाहरण में, और इसके और भी बहुत सारे उदाहरण है। अगर लीवर फ्लूक, प्लेन एरिया, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चपटे कृमि के। अगला है गोल कृमि। गोल कृमि के जो प्राणी होते हैं, इनका हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या होता है आपको मालूम होगा। फाइलेरिया एक
बीमारी है, वो एक प्राणी है, एक छोटे से कीड़े होते हैं जिसके से अगर वो पैरों में चला जाए ना तो पैर हाथी पांव जैसे हो जाते हैं। तो ऐसे प्राणी होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। गोल कृमि प्राणी हो गया। सखंड कृमि प्राणी, ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनका शरीर अनेक खंडों से बना होता है, जैसे कछुआ, जोंक। सातवां संधिपात प्राणी। संधिपात प्राणी क्या होता है? ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें छोटे छोटे पंख होते हैं, जैसे तिलचट्टा, तितली, ये प्राणी होते हैं संधिपात प्राणी। तो ये सब असंपृष्ठ रज्जु प्राणी है। अगला है आठवां मृदुकाय कवचधारी प्राणी। मृदुकाय मतलब होता है, मृदु मतलब होता है मुलायम, कवचधारी मतलब होता है जिनका शरीर एकदम मुलायम हो, ऐसे प्राणी। तो अगर मैं ऐसे प्राणी की बात करूं, मृदु कवचधारी प्राणी की बात करूं, तो जैसे सिंपी हो गया, मुष्ट शंख हो गया, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपको मालूम है समुद्र में पाया जाता है। तो ये मृदु काय कवचधारी प्राणी होते हैं। अगला है कांटेदार त्वचा वाले प्राणी। कांटेदार हमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखिएगा, सितारा मछली, समुद्री ककड़ी, ये जिसको हम बोलते हैं कुकुम्बर, ये ऐसे प्राणी है जिनका शरीर कांटेदार होता है। अर्ध मेरुदंडी प्राणी। अर्ध मेरुदंडी मतलब होता है जिनमें आधा शरीर उनका मेरुदंडी होता है, मतलब उनमें हल्की सी रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, जिसको बोलते हैं समरी रज्जु रज्जुमंत प्राणी, जिसको बोल सकते हैं हम लोग ब्लोंगोगस। ठीक है, तो ये आपको इसका असंपृष्ठ रज्जु प्राणी का वर्गीकरण है। जैसा कि हम लोग ने असंपृष्ठ रज्जु प्राणी में पढ़ लिया है कि इनके शरीर में पृष्ठ रज्जु नामक अवयव नहीं होता है, इनके ग्रस्तनी में क्लोन छिद्र नहीं होते हैं। तंत्रिका रज्जु अगर ये होगा तो जोड़ी में होगा, युग्मक में होगा, ठोस होंगे। अधर तल में होता है, अधर तल मतलब पीछे, इनका सॉरी अधर तल मतलब आगे की तरफ होता है तंत्रिका रज्जु। हृदय अगर होगा तो शरीर के पीछे की तरफ होगा। 10 भागों में हो गया। अब हम पढ़ेंगे संपृष्ठ रज्जु प्राणी। तो ये विशेषताएं पूछी जाती है, असंपृष्ठ रज्जु प्राणी की विशेषताएं बताओ। तो ये विशेषताएं 4 पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब हम पढ़ेंगे संपृष्ठ रज्जु प्राणी। संपृष्ठ रज्जु मतलब ऐसे प्राणी जिनके पास मेरुदंड पाया जाता है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनके पास पृष्ठ रज्जु नामक एक अवयव पाया जाता है। जैसे पहला पॉइंट दिया गया, इन प्राणियों के शरीर में पृष्ठ रज्जु नामक एक अवयव पाया जाता है। श्वसन के लिए कोन छिद्र या फेफड़े होते हैं, इनके पास श्वसन के लिए क्लोन छिद्र होता है और फेफड़े होते हैं। इनके इनका जो इनके शरीर में जो हृदय होता है वो अधर तल में होता है। अधर तल मतलब होता है आगे की तरफ होता है, आगे। इन्हें 3 उपसंघों में बांटा गया है। पहला होता है यूरोकॉर्डाटा, दूसरा होता है सेफलोकॉर्डाटा और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा में हम आते हैं। संपृष्ठ रज्जु प्राणी मतलब होता है जिसमें पृष्ठ रज्जु नामक एक अवयव पाया जाता है। इन्हें 3 उपसंघों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। मतलब इन सब संघों में क्या होता है, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। पृष्ठ रज्जु मतलब मेरुदंडी। और फिर हम लोग वर्टिब्रेटा को फिर से 6 भागों में बांटा गया है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, आपको बता रहा हूँ। इन्हें फिर से 6 भागों में बांटा गया है। पहला है चक्रमुखी प्राणी, दूसरा है मत्स्य प्राणी, मत्स्य मतलब मछली, तीसरा है उभयचर। उभयचर मतलब होता है ऐसे प्राणी जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी पे भी रहते हैं। अगला है सरीसृप प्राणी। सरीसृप मतलब होता है जो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, जैसे बिच्छू, सांप, अजगर। सबसे अच्छा इसका संघ है, उपसंघ है पक्षी, और लास्ट है स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी का मतलब होता है ऐसे प्राणी जिनमें दूध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो अपने जैसे सजीव को जन्म देती हैं, जैसे मानव। आगे आप देख सकते हैं संपृष्ठ रज्जु प्राणी की विशेषताओं, इसलिए मैंने छोटा सा डायग्राम आपको दिखाया है। इनमें स्नायु पाया जाता है, इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, देख सकते हैं पृष्ठ रज्जु एक सपोर्ट के लिए हड्डी होती है जिसको मेरुदंड बोलते हैं। इनमें चेता तंत्र पाया जाता है, इनके पास मुख होता है, इनमें क्लोम दरारें होती है। क्लोम दरारें क्या होती है? क्लोम दरारें मतलब जहां से वो प्राणी क्या करता है, श्वसन को अंदर बाहर करता है। इनमें गुदा द्वार पाया जाता है और इनके पुच्छ पर पाए जाते हैं, पीछे की तरफ क्या पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। तो ये है संपृष्ठ रज्जु प्राणी की विशेषता है, और हम मानव क्या है, एक संपृष्ठ रज्जु प्राणी ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका वर्गीकरण। प्राणी जगत, प्राणी जगत को 2 भागों में बांटा गया है। एक उसका उप जगत है असंपृष्ठ रज्जु प्राणी, और दूसरा है उसका उप जगत संपृष्ठ रज्जु प्राणी। असंपृष्ठ रज्जु प्राणी को फिर से 10 भागों में बांटा गया है। आदिजीवी, छिद्रधारी, आंतरगुही, चपटेकृमि, गोल कृमि, सखंड कृमि, संधिपात, मृदुकाय कवचधारी प्राणी, कांटेदार त्वचा वाले प्राणी और अर्ध मेरुदंडी प्राणी। अब हम इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस
लेसन में, इस पार्ट में हम इन सभी प्राणियों के विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इनके उदाहरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अगला है समपृष्ठ रज्जु प्राणी। समपृष्ठ रज्जु प्राणी को जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया कि इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, 3 उपसंघों में, यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को फिर से 6 वर्ग में बांटा गया है, चक्रमुखी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पंछी और सस्तन। तो इस तरह इसका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे प्राणियों का प्रचलित वर्गीकरण। एक अध्ययनकर्ता थे जिसका नाम था रॉबर्ट विटकार, की पंच जगत पद्धति के अनुसार केवल सभी बहुकोषीय प्राणियों का ही समावेश प्राणी जगत में किया गया है। इस अध्ययनकर्ता ने सबसे बताया कि जितने भी बहुकोषीय प्राणी हैं उन्हीं को प्राणी जगत में वर्गीकरण किया गया है, एक कोषीय को नहीं किया गया। एक कोषीय केवल वनस्पतियां होती हैं और बहुकोषीय प्राणी होती हैं। इस पद्धति में प्राणियों का वर्गीकरण करते समय नीचे दिए गए सभी कसौटियों पर विचार किया जाता है। पहला, उनकी शरीर की रचनात्मक संगठन कैसा है। जो भी प्राणी का वर्गीकरण किया जाता है पहले यह देखा जाता है कि उनके शरीर की रचनात्मक संगठन क्या है। दूसरा, उसकी शरीर की सममिति क्या है। तीसरा, जनन स्तर। चौथा, दहे गुहा। और पांचवा है खंडीय भवन। आगे हम पढ़ेंगे इसमें जनन स्तर के बारे में। बाकी जो पहला, दूसरा और चौथा, पांचवा है वो आपको इस बार लेसन में 25% के सिलेबस के हिसाब से कट किया गया है। अब हम पढ़ेंगे जनन स्तर। जनन स्तर का मतलब होता है उस प्राणी के शरीर में कितना लेयर, कितना स्तर बनता है। आप देख सकते हैं जनन स्तर, तो 2 लेयर होता है, एक होता है द्विस्तरीय और एक होता है त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय मतलब होता है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 लेयर है, आप देख सकते हैं, किसी में 2 लेयर है। 3 लेयर कौन से होते हैं, एक होता है अजैविक स्तर, एक होता है बहिर्जनन स्तर, नहीं अजैविक स्तर नहीं, एक होता है अंतर्जनन स्तर, एक होता है बहिर्जनन स्तर और एक होता है मध्य स्तर। अगर 3 स्तर मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर 2 स्तर मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय। आप देख सकते हैं इसकी विशेषताएं। पहला, बहुकोष के प्राणियों के संदर्भ में उनमें भ्रूण अवस्था में वृद्धि के शुरुआत के समय ही कोशिका का आद्य स्तर तैयार होता है और उस आद्य स्तर से ही प्राणियों के शरीर में विविध ऊतकों का निर्माण होता है। तो जिस तरह जैसे जैसे फलन के पश्चात जब प्राणी के पेट में, उसके गर्भ में भ्रूण तैयार होता है तो उस भ्रूण की अवस्था में जैसे जैसे वृद्धि होती है उसके कोशिका में आद्य स्तर तैयार होता है और उस आद्य स्तर के हिसाब से प्राणियों के शरीर में क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है। कुछ प्राणियों में केवल 2 ही आद्य स्तर पाए जाते हैं, एक होता है बहिर्जनन स्तर जिसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एक होता है अंतर्जनन स्तर जिसको बोलते हैं एंडोडर्म। जैसे एग्जांपल के लिए आंतरगुहीन और सेलेंट्रेटा के प्राणी। तो कुछ ऐसे अधिकतर प्राणी होते हैं जिनमें 3 आद्य स्तर होता है, 2 के अतिरिक्त मध्य स्तर होता है। इसमें अतिरिक्त में क्या होता है, मध्य स्तर होता है जिसको मेसोडर्म कहते हैं। तो ये हो गया जनन स्तर। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डायब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि बहुकोष के प्राणियों के संदर्भ में जब भ्रूण अवस्था का निर्माण होता है तो उसकी वृद्धि के धीरे धीरे क्या होता है, आद्य स्तर बनता है और ये आद्य स्तर 2 होते हैं, एक होता है द्विस्तरीय और एक होता है त्रिस्तरीय। आगे हम देख सकते हैं, आगे हमारा असमपृष्ठ रज्जु प्राणी में पहला संघ की शुरुआत होती है। उस पहले संघ का नाम है रंध्रीय प्राणी। रंध्रीय शब्द का मतलब क्या होता है, रंध्रीय मतलब होता है ऐसे प्राणी जिनके शरीर में छेद होता है, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये देखिए ये छिद्रधारी प्राणी, इनके शरीर में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, छिद्रधारी को ही बोलते हैं रंध्रीय प्राणी। ये सबसे सरल प्रकार के रचना वाले प्राणी होते हैं। ये स्पंज प्राणी होते हैं, इन्हें स्पंज भी कहते हैं। जैसे स्पंज क्या होता है, जिसमें पानी सोख लेता है और फिर उसको दबाते हैं तो पानी निकल जाता है, तो ये स्पंज वाले प्राणी होते हैं। इनमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। इनके शरीर पे असंख्य छेद होते हैं और इन छेदों को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो ऑस्ट्रिया, ये जो असंख्य छेद दिख रहे हैं आपको, इन्हें ऑस्ट्रिया कहते हैं और ऑस्कुला कहते हैं। आप देख सकते हो इधर लिखा गया ऑस्कुलम। ये ऑस्कुलम क्या होता है, ये ऑस्ट्रिया क्या होता है।
ऑस्ट्रिया वह होता है जिसके अंदर जिसकी वजह से प्राणी के शरीर में पानी जाता है, और ऑस्कुलम क्या होता है जहां से पानी क्या होता है निकलता है। ये स्पंज प्राणी होते हैं, छिद्रधारी प्राणी। ये जलचर होते हैं। जलचर का मतलब होता है ये अधिकतर जल में निवास करते हैं। अधिकतर ये क्या होता है समुद्र में पाए जाते हैं या तो मीठे जल में पाए जाते हैं। मीठे जल मतलब जैसे हम बोल सकते हैं झील, तालाब, नहर, इसमें भी पाए जाते हैं ज्यादातर ये प्राणी। मुख्यतः इन सभी प्राणियों का जो शरीर होता है वो असममितीय होता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये सबसे सरल प्रकार की रचना वाले प्राणी हैं, इन्हें स्पंज कहते हैं। इनके शरीर पे असंख्य छिद्र होते हैं। ये जलचर होकर अधिकतर समुद्र में तो कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो असममिति वाला होता है। असममिति मतलब होता है इसको दोबारा काट नहीं सकते। दोबारा अगर हम लोग उसको कुछ करेंगे तो ये मतलब खत्म हो सकता है, मर सकता है। अगला पॉइंट दिया गया है, इन प्राणियों के शरीर की जो विशिष्ट प्रकार की एक ऐसी कॉलर कोशिका होती है जिसकी सहायता से उसके शरीर में क्या होता है पानी अंदर जाता है। इनमें एक ऐसी कॉलर कोशिका पाई जाती है जिसके माध्यम से शरीर में क्या होता है पानी अंदर प्रवाहित होता है। ये प्राणी किसी आधार से संलग्न होने के कारण इनमें प्रचलन नहीं होता है। इनमें किसी भी तरह का संलग्न नहीं होता है। इसका मतलब इनके पास हाथ पैर नहीं होते हैं, इनके पास पैर नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं मालूम है, ये एक ही स्थान पे रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं स्थानबद्ध प्राणी भी कहते हैं। ये चल फिर नहीं सकते, इनमें प्रचलन नहीं होता है। क्यों प्रचलन नहीं होता है? क्योंकि इनमें किसी भी तरह से आधार करने वाली संलग्न कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इन प्राणियों के स्पंज के शरीर में कंटिका और स्पॉन्जिन तंतुओं का आधार होता है। आप देख सकते हो कॉलर पेशी आपको डायग्राम में दिख रहा है, आधार होता है। और इनका जो कंटिका होती है, कंटिका कॉलर पेशी, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या तो सिलिका का बना होता है। इनका जो ऊपर का भाग होता है बहुत हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला पॉइंट, इनके शरीर द्वारा लिए गए पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा पोषक द्रव्यों का ये पोषण करते हैं। इनके शरीर में जो भी पानी पाया जाता है उस पानी के अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनका ये सेवन करते हैं और उस तरह उनका क्या करते हैं पोषण करते हैं। ऑस्ट्रिया नामक छिद्र द्वारा इनके शरीर में अंदर प्रवेश करता है और ऑस्कुला द्वारा क्या होता है पानी शरीर के बाहर निकाला जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिख रहा है सबको। अगला एकदम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें प्रजनन की क्रिया मुकुलन द्वारा होती है। मुकुलन इस अलैंगिक पद्धति द्वारा होती है। तो इनमें जो प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा और अलैंगिक प्रजनन। आपको मालूम है, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया, अलैंगिक पद्धति क्या होती है? ऐसी पद्धति जिसमें केवल एक ही सजीव की आवश्यकता होती है, वो अलैंगिक। तो इसमें जो भी प्रजनन होता है वो मुकुलन के माध्यम से होता है। और इनमें अलैंगिक पद्धति और लैंगिक पद्धति दोनों पाई जाती है। इसी साथ साथ बड़े पैमाने पर पुनरुत्पादन की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं साइकॉन, यूस्पोजिया, हाइलोनिमा, ये सब इसके उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये देखिए, ये तो साइकॉन हो गया, ये स्पोजिला हो गया। ऐसे प्राणी देखो समुद्र में पाए जाते हैं, मीठे जल में, छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको एकदम क्लियर से। तो ये होते हैं हमारे कौन से प्राणी? छिद्रधारी प्राणी, जिसको हम बोलते हैं रंध्रीय प्राणी। तो ये असम पृष्ठरज्जु प्राणी का सबसे पहला संघ है। मैं फिर से इसकी विशेषताएं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये सबसे सरल प्रकार के रचना वाले प्राणी होते हैं, इन्हें स्पंज कहते हैं। इनके शरीर पे असंख्य छिद्र होते हैं, छेद होती हैं। ये ज्यादातर प्राणी जलचर होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, कुछ तो मीठे पानी में पाए जाते हैं। और इनके शरीर की रचना क्या होती है? असममिति वाली होती है। इनके शरीर में किसी भी तरह का आधार संलग्न न होने कारण ये प्रचलन नहीं करती हैं। और इनके शरीर का जो ऊपरी का हिस्सा होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनके शरीर में जो पानी अंदर लिया जाता है किसके माध्यम से? ऑस्ट्रिया के माध्यम से। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, उसकी वजह से ये क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं। और इनमें प्रजनन की पद्धति मुकुलन पद्धति में अलैंगिक और लैंगिक पद्धति दोनों पद्धति द्वारा होती है। तो ये हो गया असम पृष्ठरज्जु प्राणी का पहला वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे संघ नंबर 2। संघ नंबर मतलब फाइलम नंबर 2 असम पृष्ठरज्जु का, जो कि दिया गया है, जो कि क्या नाम है उसका? सेलिन्ट्रेटा। डायग्राम आप देख सकते हैं, पहले आप अच्छे से डायग्राम पहले ऑब्जर्व कर लिए। ये रहा डायग्राम।
देख लीजिए आप, असमपृष्ठ रज्जु प्राणी, इसमें स्पर्शिका पाई जाती है, मुख होता है, विसरण होता है, शरीर का रचना ऐसी होती है, फिर नवजात मुकुल होते हैं और अंडाशय होता है। और ये भी अधिकतर ये प्राणी क्या होता है, अधिकतर कहाँ पे निवास करते हैं, जल में निवास करते हैं, इन्हें इन्हें जलचर प्राणी कहते हैं। और सेलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है, अंतर्गुहीन प्राणी। देख सकते हैं इन प्राणियों का जो शरीर होता है वो दंडक आकृति का होता है, छतरी जैसा होता है। ये सभी जलचर और समुद्रवासी होते हैं, जल में भी निवास करते हैं और समुद्र में भी निवास करते हैं। इनका जो शरीर होता है वो अरीय सममिति वाला होता है। इनके मुख के पास पेशी युक्त दंश स्पर्शिकाएं होती हैं, ये देख सकते हो, दिख रहा है स्पर्शिका, जैसे कॉकरोच के आगे, उसके आगे के आगे जो मूछ जैसा होता है ना, जिसके वजह से उस कॉकरोच के आगे वो जो स्पर्शिका होती है, आपने अगर देखा होगा छोटे छोटे बाल जैसे मूछ होती हैं, मूछ जैसे बाल होते हैं, वो क्यों होता है, ताकि वो अपना रास्ता और अपनी दिशा को खोज सके, और वो डंक मारती रहती है। डंक मारने से उसको मालूम पड़ता है कि उसके आगे पीछे क्या है। तो उनके मुख के पास पेशी दंश, दंश मतलब डंक मारने के लिए स्पर्शिकाएं होती है, जिससे उनको रास्ता खोजने में आसानी हो और उनके दिशा का कोई भ्रमित ना हो। और इनका शरीर कैसा होता है, छतरी जैसा होता है। आगे ये सभी प्राणी समुद्रवासी होते हैं और जलचर होते हैं। कुछ तो ऐसे प्राणी हैं जो मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। आगे इनके मुख के आसपास दंश पेशीयुक्त स्पर्शिकाएं होती है, तो मैंने आपको बता दिया। स्पर्शिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पर्शिकाएं होती हैं इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है भक्ष्य पकड़ने के लिए। भक्ष्य मतलब होता है अपना पोषण करने के लिए, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को पकड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। दंश पेशियां बच्चों को शरीर में विष का अंतरक्षेपण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इस स्पर्शिका की वजह से ये खुद का भी संरक्षण करती है, ताकि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं हाइड्रा, मैंने इंग्लिश में हाइड्रा बोला है, वैसे लिखा गया जलवाय। जलवाय इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण प्राणी है। कोरोलस दूसरा उदाहरण है, कोरोलस। तीसरा है सी ऑनिमोन। चौथा है पोर्तुगीज मॉन ऑफ वॉर। और लास्ट है जेलीफिश। तो जो जेलीफिश होता है ये भी इसी का ही उदाहरण है, किसका, अंतर्गुहीन प्राणी, जिसको बोलते हैं सेलेंट्रेटा, संघ नंबर 2। तो ये हो गया असमपृष्ठ रज्जु प्राणी। तो आज हमारा जो टॉपिक था यहीं तक था, संघ नंबर 2। इसके आगे का जो टॉपिक हो हम आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से आपका 5 मिनट्स के लिए टॉपिक को एक बार फिर से छोटे में रिवाइज कर देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खत्म। मैं एक बार फिर से छोटा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझना आसान हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं पाठ का नाम वर्गीकरण है, प्राणियों का वर्गीकरण। तो प्राणी का वर्गीकरण के लिए हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ा था कि प्राणियों का वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस धरती पर लाखों 70 लाख से ज्यादा प्राणी पाए जाते हैं, और ये सब छोटे बड़े पानी में जमीन में रहने वाले प्राणी हैं। इसलिए इनका वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर हर एक का अध्ययन करने बैठेंगे तो असंभव हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, कुछ प्राणी छोटे होते हैं, कुछ प्राणी बड़े होते हैं, कुछ प्राणी जमीन में रहते हैं, कुछ प्राणी पानी में रहते हैं, कुछ प्राणी रेंगते हैं, कुछ प्राणी पानी में तैरते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो ये सब प्राणियों के बारे में आप आगे और पढ़ोगे। फिर अगर हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ें, अगर इसके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे तो इनके हर प्रजाति का अध्ययन करना असंभव हो जाएगा। इसलिए इनका वर्गीकरण किया गया है समानता और असमानता के आधार पर, समूह और उपसमूह के आधार पर। इनका वर्गीकरण का लाभ क्या है, लाभ यही है कि प्राणियों का अध्ययन करना आसान होता है। अगर हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो हर एक प्राणी के बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा, इनके समूह के बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा, इन प्राणियों की उत्क्रांति के संदर्भ में हमें जानकारी मिलेगी। और सबसे आसान पॉइंट है कि प्राणी को पहचानना आसान हो जाएगा, कौन से छोटे प्राणी है, कौन से बड़े प्राणी है, कौन से प्राणी जमीन में रहते हैं, कौन से हवा में उड़ते हैं, कौन से पानी में रहते हैं, इनको पहचानना आसान हो जाएगा। प्राणियों को अन्य सजीवों से समानता हमको मालूम पड़ जाएगी, समझ मालूम पड़ जाएगा। प्रत्येक प्राणियों का अधिवास, प्रकृति, ये सब हमें मालूम पड़ेगा, उनके अनुकूलन की जानकारी हमें मिलेगी। और ये जो प्राणी का वर्गीकरण किया गया तो सबसे पहले इसके बारे में जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल ने किया था। सबसे पहले इसी के दिमाग में ये बात आई थी कि क्यों ना प्राणियों का वर्गीकरण किया जाए, क्योंकि इस धरती पर लाखों प्राणी पाए जाते हैं और हर एक का अध्ययन करना असंभव है। तो इसी तरह सबसे पहले इसके दिमाग में बात आई थी ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल, और इसके कुछ फ्रेंड भी थे, थियोफ्रास्ट, प्लिनी, जॉन रे और लिनस। इन्होंने इन प्राणियों का वर्गीकरण किया उनके शरीर के आकार पर, आदतों पर और उनके अधिवास, कहते हैं कृत्रिम पद्धति। फिर डॉक्टर भंजनस्की और मेयर
इन्होंने इसका वर्गीकरण किया आगे चल के शरीर रचना संबंधी गुणधर्म पर, कोशिकाओं पर, गुणसूत्र पर, जैव रासायनिक गुणधर्म पर, जिसको कहते हैं प्राकृतिक पद्धति या तो उत्क्रांतिवाद पर आधारित। मगर अब हम जो पढ़ने आ रहे हैं आगे का जो पारंपरिक पद्धति है, यही हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पारंपरिक पद्धति। तो इसमें हमको ऐसे प्राणियों का वर्गीकरण करना है जिसमें मेरुदंड पाया जाता है और नहीं पाया जाता है। अगर मेरुदंड पाया जाता है तो उसे कहते हैं समपृष्ठ रज्जु प्राणी, और अगर नहीं पाया जाता है तो उसे कहते हैं असमपृष्ठ रज्जु प्राणी। ये रहा प्राणियों का वर्गीकरण पारंपरिक पद्धति, असमपृष्ठ रज्जु प्राणी और समपृष्ठ रज्जु प्राणी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, असमपृष्ठ रज्जु प्राणी की विशेषताएं पढ़ लिया। सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये विशेषता एग्जाम में आता है, या तो 2 मार्क के लिए विशेषता आएगा आपको एग्जाम में, या तो असमपृष्ठ रज्जु प्राणी और समपृष्ठ रज्जु प्राणी में अंतर पूछा जाएगा। तो अंतर के लिए आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखना है। शरीर में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, पृष्ठ रज्जु मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। ग्रसनी में क्रोम छिद्र नहीं होता है। तंत्रिका रज्जु की एक जोड़ी होती है जो भी ठोस होती है। शरीर के पृष्ठ स्थल पर हृदय होता है और इन्हें 10 संघों में बांटा गया है। वे 10 संघ ये हैं, आदिजीव, छिद्रधारी, सेलेंट्रेटा मतलब आंतरगुही, चपटे कृमि, गोल कृमि, सखंड कृमि, संधिपात, मृदुकाय कवचधारी प्राणी, कांटेदार और अर्धमेरुदंडी प्राणी। फिर हम पढ़ेंगे समपृष्ठ रज्जु। समपृष्ठ रज्जु में हम लोग ने क्या पढ़ा कि इनमें एक पृष्ठ रज्जु का एक अवयव पाया जाता है, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, फेफड़े होते हैं। इनके शरीर में इनका हृदय शरीर के अधरतल में होता है, अधरतल मतलब आगे की तरफ होता है। फिर से इन्हें 3 उपसंघों में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफ्लोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और हम प्राणी किस में आते हैं, वर्टिब्रेटा में आते हैं। ये रहा उसकी विशेषताओं के लिए एक छोटा सा डायग्राम आपको दिया गया है। इनमें स्नायु पाया जाता है, पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, चेता तंत्र होते हैं, गुद्वादार पाए जाते हैं और मुख होता है, क्लोम दरारें होती हैं। तो ये हमारा शॉर्ट इसका पार्ट का एकदम शॉर्टकट समरी है। प्राणी जगत को 2 भागों में बांटा गया, असमपृष्ठ रज्जु प्राणी और समपृष्ठ रज्जु प्राणी। असमपृष्ठ रज्जु प्राणी को 10 संघों में बांटा गया है। उसके बाद समपृष्ठ रज्जु प्राणी को बांटा गया है और वर्टिब्रेटा को बांटा गया है, चक्रमुखी, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप और पंछी और सस्तन प्राणी। सस्तन मतलब होता है ऐसे प्राणी जिनमें दूध ग्रंथि पाई जाती है, जैसे उदाहरण के लिए मानव, कंगारू, चमगादड़, ये सब सस्तन प्राणी है। यह प्राणियों को प्रचलित वर्गीकरण करने के लिए उनके शरीर का आधार देखा गया है। तो ये सबसे पहले रॉबर्ट विटकार ने पंच जगत के अनुसार बहुकोषीय प्राणियों का समावेश प्राणी जगत में किया। इन्हें 5 कसौटियों पर बांटा गया है, रचनात्मक संगठन, शरीर की सम्मति, जनन स्तर, दही गुहा और खंडे भवन। तो इसमें से 4 टॉपिक ऑलरेडी आपका इस लेसन में से कटा है, आपको केवल जनन स्तर के बारे में पढ़ना है। तो जनन स्तर मतलब होता है जो भी प्राणी होते हैं उनके शरीर के ऊपर एक स्तर पाया जाता है, और ये जो स्तर होता है इसको आद्य स्तर बोलते हैं। और ये आद्य स्तर कब निर्माण होता है, ये आद्य स्तर जब फलन के पश्चात जब किसी प्राणी के गर्भ में भ्रूण पैदा होता है तो उस भ्रूण के साथ ही उसके आद्य स्तर का निर्माण होता है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है। और ये आद्य स्तर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है त्रिस्तरीय और एक होता है द्विस्तरीय। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, देख सकते हैं आप लोग यहाँ डायग्राम में। फिर असमपृष्ठ रज्जु का पहला फाइलम है रंधी प्राणी। रंधी मतलब होता है छिद्रधारी प्राणी जिनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और ये छिद्र में 2 तरह से होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रिया और एक होता है ऑस्कुलम। ऑस्ट्रिया से क्या होता है, पानी ग्रहण होता है, और ऑस्कुलम से क्या होता है, पानी को छोड़ा जाता है। ये सबसे सरल रचना प्रकार के प्राणी होते हैं, इन्हें अस्पंज भी कहते हैं। इनमें असंख्य छेद होते हैं, जलचर होते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं, शरीर असममितीय वाले आता है। इनमें किसी भी तरह का आधार का प्रचलन, आधार कुछ भी किसी भी तरह का आधार का संलग्न न होने कारण ये प्रचलन नहीं करती है। प्रचलन नहीं करती है मतलब ये एक जगह पर स्थानबद्ध रहती है। इनमें जो प्रजनन होता है वो किसके माध्यम से होता है, मुकुलन के अलैंगिक पद्धति और लैंगिक पद्धति दोनों के माध्यम से होता है। आगे डायग्राम आप देख सकते हैं। दूसरा इसका संघ है सेलेंट्रेटा। सेलेंट्रेटा को बोलते हैं आंतरगुही प्राणी। इनके प्राणी का शरीर क्या होता है, दंडाकृत होता है, छतरी जैसा होता है। ये भी सभी प्राणी जलचर होते हैं, समुद्रवासी होते हैं। इनका शरीर अरिसममिति वाला होता है। इनके मुख के पास पेशीयुक्त दंत स्पर्शिकाएं होती हैं। ये जो दंत स्पर्शिकाएं हैं ये इसका उपयोग 2 चीज के लिए होता है, एक तो भक्ष्य को पकड़ने के लिए होता है और एक खुद की सुरक्षा के लिए होता है। स्वयं का रक्षण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए है जलवायु प्राणी, जलवायु जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा। ये आप देख सकते हैं डायग्राम। ये सब जलचर प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं, मीठे जल में भी पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग, देखो नवजात मुकुल दिख रहा है आपको, अगर आप डायग्राम में देख सकते हैं नवजात मुकुल। तो नवजात मुकुल से क्या होता है, फिर ये आगे धीरे धीरे बढ़ता है, फिर ये अलग हो जाता है और फिर से इसका विकास होता है। तो ये खुद से ही विकास अपना करती है।
आगे लेसन खत्म, पाठ खत्म। अब बच्चों आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन में डाउट है, कुछ लेसन में कुछ भी पूछना है आप तो पूछ सकते हैं। हाथ उठाओ बेटा, जिसको भी पूछना है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिसको पूछना है। किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ बेटा। आशीष ठाकुर पूछो बेटा। हाँ बेटा बोलो। सर स्तनधारी जीव का मतलब? हाँ बेटा कौन सा जीव? बेटा आवाज नहीं आ रहा है। स्तनधारी। स्तनधारी सर, स्तनधारी, हाँ हाँ स्तनधारी बेटा मतलब होता है ये ऐसे प्राणी होते हैं ना जिनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। और दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है मतलब ये जैसे मनुष्य होता है। मैं आपको एकदम सबसे अच्छा उदाहरण बोलता हूँ कि जो प्राणी होते हैं ना इनमें दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है। ये प्राणी उष्ण रक्त वाले होते हैं। उष्ण रक्त वाले मतलब इनके शरीर में गर्मी होती है। इन प्राणियों के शरीर में सिर, गर्दन, धड़, पुच्छ ये सब पाए जाते हैं। इन प्राणियों के उंगलियों में नाखून पाया जाता है। इन प्राणियों के जो बाह्य कंकाल होते हैं उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बोलूं तो मानव, कंगारू, डॉल्फिन। तो हम मानव है ना, हम मानव के अंदर दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, हमारे शरीर में बाल होता है, हमारे जो शरीर की रचना होती है उनमें सिर, गर्दन, धड़, पूंछ ये सभी पाए जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं स्तनधारी प्राणी। अगर आपको एकदम अच्छे से समझना है तो उसका उदाहरण है मानव, चमगादड़, कंगारू। श्रद्धा माइक चालू मॉर्निंग करो। सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर बेटा ये बोलो। छिद्रधारी प्राणी कौन सा है? छिद्रधारी प्राणी बेटा ये एक्चुअली हम जल्दी देख तो पाते नहीं है। ये समुद्र में पाया जाता है बेटा। और जो मीठे मीठे जल होते हैं ना वहां पे पाए जाते हैं। और ये ऐसे प्राणी होते हैं ना बेटा जिनके शरीर में बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते मतलब हैं। सर ये फिश के जैसे रहते हैं? हाँ बेटा फिश के जैसे रहते हैं फिश के जैसे नहीं रहते बेटा, मतलब? छोटे होते हैं। फिश के जैसे तो नहीं बोल सकते, छोटे छोटे होते हैं। आपने कभी वो देखा है बेटा शहद का छत्ता देखा है? छत्ता शहद का जहाँ पे मधुमक्खियां छत्ता होता है मधुमक्खी, यस यस सर। उसमें देखे ना वो छोटे छेद होते हैं। वैसे ही ऐसे प्राणी बहुत छोटे छोटे पाए हाँ। जाते हैं और जो समुद्र में पाए जाते हैं बेटा। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि फिश के जैसे होते हैं। अगर फिश के जैसे होते तो ये तो समपृष्ठ रज्जु में आ जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं वर्टिब्रेटा। तो ये फिश जैसे नहीं होते, बस छोटे छोटे होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। यस